चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो वैदिक काल के बचे हुए क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन करना है, यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है और टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था पलुस्त्री नदी के किनारे। ठीक है, पलुस्त्री का आधुनिक नाम रावी नदी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो वो है सरस्वती नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। ये तो फैक्चुअल डेटा है, तो आपको याद करने पड़ते हैं। वैदिक काल में काफ़ी कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी होती हैं, तो उन्हें रटना पड़ता है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था तो कृषि, एग्रीकल्चर ही था। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? देखो, उस टाइम पे यव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है ये तो नहीं पता, लेकिन आज के टाइम पे यव को जौ कहते हैं, तो इसीलिए आंसर यहाँ पर जौ ही होगा, ए। ठीक है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो देखो, ऋग्वैदिक काल में व्यापारिक वर्ग के बारे में चर्चा मिलती है जिसको पढ़ी कहते थे। ठीक है, तो पढ़ी का मतलब होगा व्यापारी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक है, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं। ठीक है, वैदिक योगीन सभा, वैदिक योगीन जो सभा थी वो एक तरीके से मंत्री परिषद का काम करती थी। ठीक है, सभा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल था उस टाइम पर, तो ये इसलिए मंत्री परिषद का काम करती थी एक तरीके से, जैसे कि राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अर्थवेद में कहा गया ये। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, इसका नाम ही था सभा, इसका काम होता था न्यायिक देखना, न्यायिक व्यवस्था देखना। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सर्वप्रथम मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है, आपको पता ही है विज्ञान शब्द का प्रयोग। ऋग्वैदिक धर्म था, तो भैया ऋग्वैदिक धर्म जो था वो था बहुदेववादी। ठीक है, ऋग्वैदिक में काफ़ी सारे देवताओं की हमें जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र थे वर्षा के देवता, युद्ध के देवता। वरुण थे नीति ऋत के देवता। अग्नि थे यज्ञ के देवता। ठीक है, इस तरीके से सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो भैया सर्वाधिक समर्पित है इंद्र को, लगभग 230 या 250 के लगभग है। उसके बाद अग्नि आ जाते हैं 200 सूक्त, और उसके बाद आते हैं फिर वरुण तीसरे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। रिपीट क्वेश्चन है, वही होगा यहाँ पर अग्नि से। 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में एक्चुअली देखो, एक्सप्लेनेशन देखो उसका। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र से संबंधित हैं, ठीक है, और अगर वहाँ पे इंद्र का ऑप्शन नहीं है, तो आप अग्नि लगा देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंद्र के 230 या 250 के लगभग मंत्र हैं, उसके बाद है अग्नि के 200, उसके बाद आते हैं वरुण। अगर इंद्र का ऑप्शन नहीं है तो आपको लगाना होगा अग्नि। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वो थे इंद्र देवता। युद्धों का देवता कहा गया उनको, और वर्षा का देवता भी, क्योंकि आर्य लोग युद्ध प्रिय थे, तो ऐसी बात है इंद्र का ही मंथन करेंगे वो। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता थे? नहीं। पापियों को दंड देते थे? नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे? वर्षा के देवता थे? तो देखो, तीसरा तो उसमें होगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड करेंगे हम। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे वरुण देवता, तीसरा तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी गया। ठीक है, पापियों को दंड देते थे, तो भैया पापियों को दंड कैसे देंगे, वो पापियों को दंड देने वाले थोड़ी नहीं है। ठीक है, वर्षा के देवता थे, तो 4 तो होगा ही होगा, यानी हमारे पास सी और डी में से कोई एक ऑप्शन अब बचा। तो अब जब दूसरा होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा डी। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र।
800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। टाइम पे ब्राह्मण ग्रंथों का ज़्यादा रचना हुई थी ना इस टाइम पे। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जो विश्वामित्र ने लिखा था। ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी, आंसर है इसका। नेक्स्ट, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? बचपन से सुनते आ रहे हैं 18 पुराण होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी संस्कृत में। संस्कृत ही थी प्राचीन भाषा, तो संस्कृत में लिखी जाएगी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता के रूप में जानी जाती है। पुराना नाम इसका यही था। नेक्स्ट, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो यह है महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वह थे वासुकी। ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी? तो वह थी धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते 10वें मंडल के नहीं, सत्यमेव जयते जो लिया गया वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया था, यानी सबसे पहले यूपीपीसीएस में पूछा था 1991 में, उसके बाद 2014 में आईएएस में से भी क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो आपको आंसर पता ही है, इसका आंसर होगा भाई मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्मय कथन है मूलतः, तमसो मां ज्योतिर्मय कथन है मूलतः उपनिषदों का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो इनमें से किसी का ही नहीं है। जो भी विकल्प में दिए गए हैं, ठीक है, उनमें किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफ़ेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। ठीक है, तो श्वेताश्वर यहाँ पर है नहीं, तो आंसर वही होगा। सत्य काम जामवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से है। ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अवेस्ता जो कि पवित्र पुस्तक है और भारत की जो संस्कृत में ऋग्वेद है, दोनों को एक पुस्तक माना जाता है। ठीक है, तो ये ईरान की थी जिंद अवेस्ता। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो वह है गाय। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द गाय के लिए। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। बिल्कुल, जब आर्य लोग युद्ध प्रिय हैं तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? कवच पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तभी तो लड़ेंगे जाकर युद्ध। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांत लोग थे तो उनको ये कवच कुंडल की क्या जरूरत? ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान। देखो, लोहे का ज्ञान तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था ही नहीं। एलिमिनेट कर दो इस ऑप्शन को, गलत है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते भी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े के कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम जिस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं ना, जिस टाइम पीरियड को उसका पढ़ रहे हैं 2600 ईसा पूर्व से 1750, ये टाइम पीरियड के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस टाइम पीरियड में हमें कहीं से भी कहीं तक कोई घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। जो भी मिला है वो हमें उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो वो थी गाय को ही समझा जाता था ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति। 94 क्वेश्चन सुमेलित करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ए का फुल हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज क्या था? उत्तर वैदिक समाज एक तरीके से कृषक समाज था। लोहे का आविष्कार हो गया था तो कृषि अपने अंतिम चरण पर होती थी। ऋग्वैदिक समाज चारागाह पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऋग्वेद में जो आर्य थे
वो किस लिए थे? पशुपालन पर ही तो डिपेंड थे। वो गाय को लेकर इधर उधर जाते थे चराने के लिए, इसलिए इधर उधर घूमते रहते थे। और डी मध्यकाल का संबंध जमींदारी से है, तो ऑप्शन होगा डी आंसर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो ऑप्शन आंसर होगा सी कौश, क्योंकि कुल वंश गोत्र ये तो एक ही वर्ग के हैं, बाकी तीसरा जो कोश है वो नहीं है। यूपीएससी 1996 में पूछ चुका है क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आंसर होगा 16 संस्कार। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ठीक है, तो वो उपाध्याय कहलाता था। तो ये हो गया वैदिक काल ख़त्म। हमने वैदिक काल के क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अपना जैन बौद्ध, फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से इसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।